मूवी की शुरुआती सीन में हमें ये बताया जाता है जहाँ 4 नेशन यानी कि जिसे हम राष्ट्र और राज्य भी कहते हैं रहा करते थे, और इन चारों नेशन के पास अपनी अपनी एक ऐसी यूनिक सुपर पावर होती है जिससे यह लोग चारों एलिमेंट्स यानी कि चारों तत्वों को अपने अपने इच्छा शक्ति के अनुसार कंट्रोल में रख पाते हैं, जिसमें से धरती, अग्नि, वायु और पानी, इन चारों तत्वों के पावर का इस्तेमाल वह अपने राष्ट्र और अपने अपने लोगों की रक्षा के लिए करते हैं। जो इन तत्वों को कंट्रोल करता है उन्हें इनकी दुनिया में बैंडर्स कहा जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी अपने सुपर पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और उनकी दुनिया में अमन और शांति बनी रहे, युद्ध और लड़ाइयाँ ना हो। इसलिए ये सभी बैंडर्स को रोकने के लिए एक ऐसे इंसान, एक ऐसे अवतार की जरूरत है जिसके पास यह चारों एलिमेंट्स यानी चारों तत्वों की सुपर पावर हो और इन चारों तत्वों को वो एक साथ रोकने का और उन पर कंट्रोल करने का सामर्थ्य रखता हो और पावर रखता हो। लेकिन अवतार अचानक उनकी दुनिया से गायब हो जाता है और मुश्किलें शुरू हो जाती है जब इनमें से एक राष्ट्र फायर नेशन फायदा उठाकर सारी दुनिया पर बादशाहत राज करने की कसम खाता है। इसलिए वह सभी अन्य बैंडर्स को जान से मार रहे हैं, दूसरे राष्ट्र के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और उनको अपना गुलाम बना रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए और सारी दुनिया को इस युद्ध से अवतार ही बचा सकता है, जो कि 100 साल पहले अचानक गायब हो गया है। मूवी की अगली सीन में हम कटारा को देख पाते हैं जो कि बर्फ पर वाटर बेंडिंग का अभ्यास कर रही है। वह एक पानी का गोला बनाती है लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाता है। सोका पानी से भीगा हुआ निकलता है। सोका और कटारा साउथर्न वाटर ट्राइब्स में रहते हैं। युद्ध के कारण खाना कम है, इसलिए अपने कबीले के लिए उन्हें शिकार करना पड़ता है। सोका बाघ सील के निशानों का पीछा करते हुए एक बर्फीले मैदान के सामने आ जाता है जहां कटारा बर्फ के नीचे कुछ देखती है। सोका अपने बूमरैंग का उपयोग करके फर्श को खोलता है, लेकिन दरारें बढ़ जाती है और धंसने लगती है। यह एक गुफा होती है। सोका कटारा को दरारों से दूर हट जाने कहता है। दरारों से एक बड़ा सा बर्फ का गोला निकलता है जिसके अंदर एक व्यक्ति की आकृति बनी हुई है। सोका कटारा को उसके पास जाने से रोकता है। उसे यह अग्नि राष्ट्र की एक चाल लगती है, लेकिन कटारा उस बड़े से बर्फ के गोले को तोड़ती है। बर्फ का गोला टूट जाता है जिससे एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठती है जो दूर खड़े जहाज पर सवार राजकुमार जोको का ध्यान खींच लेती है। कटारा और सोका ध्यान से गड्ढे में उतरते हैं। नीचे गड्ढे में कटारा और सोका को एक थके हुए लड़के एंग को पाते हैं। उसके पास एक बड़ा सा जानवर अप्पा भी है। सोका कटारा को चेक करते हुए लड़के का नाम पूछती है। तुम बर्फ में कैसे फंस गए? लड़का कटारा की ओर मुड़ता है लेकिन बहुत थका हुआ होता है और कुछ बोल नहीं पाता। वह उसे अपने गांव ले जाने का फैसला करते हैं। कटारा और सोका एंग को एक इग्लू में ले आते हैं जहां पर एंग जल्दी ही ठीक हो जाता है। बाहर गांव वाले उस विशाल 6 पैरों वाले जीव अप्पा को देखकर हैरान हो जाते हैं जो कि एंग के पीछे पीछे गांव आ गया है। कटारा इग्लू में घायल लड़की को देखने जाती है। कटारा पूछती है अब कैसा लग रहा है? लड़का शर्ट पहन रहा होता है। कटारा उसकी पीठ पर निशान देखती है। तब एंग उसे बताता है वह घर से भाग गया था, एक तूफान में फंस गया और समुद्र में गिर गया। एंग अपनी जान बचाने के लिए कटारा का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ दूसरी ओर जोको का जहाज बर्फीले चट्टानों को तोड़ता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा है। सोका बच्चों को इग्लू में ले जाता है और कटारा को बताता है कि फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने सैनिकों के साथ बाहर आ चुका है। सोका एंग को इग्लू में ही रहने के लिए कहता है। जुको अपने सैनिकों के साथ गांव में प्रवेश करता है। जुको अपना हेलमेट उतारता है और ग्रामीणों से कहता है कि वह अवतार की तलाश में है। जुको ग्रामीणों को धमकाता है और कहता है कि अगर उन्होंने अवतार को छुपाया है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ग्रामीण डर जाते हैं। सैनिक सभी बूढ़े लोगों को पकड़ लेते हैं। कटारा गुस्से में देखती है। सोका कटारा को रोकता है। अन्य सैनिक इग्लू में घुसते हैं और बच्चों को बाहर निकालते हैं। एक सैनिक एंग को मिलता है। उसके टैटू को देखकर वह उसे जोको के पास ले जाता है। जोको टैटू को देखकर चौंक जाता है। एंग जोको से कहता है कि इन लोगों को तुम क्यों डरा रहे हो? जोको एंग से कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन
एंग उसके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। ज़ुको एंग से कहता है, तुम्हें हम अपने जहाज पर ले जाने आए हैं, अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो हम पूरे गांव को जला देंगे। और फिर एंग, ज़ोको और उनके सोल्जर्स एंग को अपने जहाज पर ले जाते हैं। उसके बाद एक फायर बैंडर्स उनके सिर के ऊपर से आग की लपटें भेजता है और गांव वालों को डराता है। सोका और ग्रामीण एंग को ले जाते हुए देखते हैं। फिर मूवी की अगली सीन में सोका हमें यह बताता है कि वे लोग किसी एक बूढ़े आदमी की खोज कर रहे हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसके शरीर पर लड़के समान निशान हो। तब कटारा कहती है, हमने उनके जुल्म बचपन से सहते आए हैं, हमने उस लड़के को पाया है, वह हमारी जिम्मेदारी है, हमें लड़ना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। उसे कैसे बचा सकते हैं? वे जहाज पर है, उन्हें पकड़ने के लिए हमें चमत्कार की जरूरत होगी, सोका कहता है। तब अचानक अप्पा, जो कि एंग का साथी था, जोर जोर से चिल्लाता है। इग्लू के बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती है। सोका और कटारा बाहर भागते हैं। बाइसन जीव हवा में तैरता हुआ वह देखते हैं, जैसे कि अपने मालिक का पीछा करना चाहता हो, लेकिन बच्चों ने उसकी पैरों से खतरनाक तरीके से लटके होने की चिंता की वजह से वह पीछे हट जाता है और वहां जहाज पर एंग को कमरे में रखा गया है। दरवाजा खुलता है और आइरो और ज़ुको अंदर आ जाते हैं। आइरो एक जीवित एयरबेंडर को देखकर चकित हो जाता है। आइरो एंग पर कोई टेस्ट करना चाहता है। दादी कन्ना अब उनकी भविष्य की चिंता नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे पता चला है। वह कटारा को एंग के शरीर पे बने हुए टैटू का जिक्र करती है। इस तरह के टैटू 1 सदी से ज्यादा समय से नहीं देखे गए हैं। ये एक एयर बैंडिंग टैटू है। दादी का मानना है कि वह छोटा लड़का एंग ही अवतार हो सकता है। फिर दादी दुनिया का नक्शा दिखाती है। दादी कटारा से कहती है, आत्माएं जो दुनिया को संतुलन में रखती है। अग्नि राष्ट्र उन्हें नहीं मानता। अवतार चारों तत्वों को सीख सकता है और दुनिया को बचा सकता है। अवतार आत्माओं से बात कर सकता है जो दुनिया को संतुलन में रखती है। दादी कटारा को एंग की मदद करने के लिए कहती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होकर एंग, जो कि जहाज पर है, ज़ोको के अंकल इराहो उसकी एक टेस्ट लेना चाहते हैं। इराहो कहता है, टेस्ट आसान है और पास हो जाने पर एंग जा सकता है। टेस्ट शुरू होता है, जिसमें मोमबत्ती की लो शामिल है जो एंग की तरफ खींचती है। एक गिराया हुआ पानी जो मेज पर एक गोल घेरा बना लेता है और एक चिकना पत्थर जो कि असंतुलित स्थिति में खड़ा हो जाता है और एंग टेस्ट पास हो जाता है, जो कि उसे खास बनाता है। ज़ुको उसे बंदी बना लेने की बात करता है। एंग को एहसास हो जाता है कि उसे वहां नहीं रहना है। एंग मेज से कूदकर ज़ोको और इराहो के पार भागता है। फिर हवा की मदद से खुले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो दरवाजा बाहर से ही खुलता है, इसलिए एंग उसे बंद कर ज़ोको और इराहो को फंसा देता है। जहाज के पहरेदार एंग को पकड़ने आते हैं, लेकिन वो अपनी एयर बैंडिंग की पावर की मदद से उन्हें रोक देता है और ऊपरी डेक पर पहुंचकर अपनी लाठी उठा लेता है। दूर बर्फीले चट्टान पर अप्पा को देखकर वो खुश हो जाता है और फिर लाठी को ग्लाइडर में बदलकर हवा में उड़कर अप्पा के पास पहुंच जाता है। दोनों जहाज से दूर सुरक्षित हो जाते हैं। वहां कटारा और सोखा भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों को देखकर एंग राहत की सांस लेता है। एंग बताता है कि अग्नि राष्ट्र फायर नेशन कुछ गलत कर रहा है। वो वापस अपने घर जाना चाहता है। आखिरकार अप्पा उन्हें लेकर वहां से उड़ जाता है। जहाज पर इरोह ज़ोको को बताता है कि एंग ही अवतार है। एंग, सोका और कटारा ऊंचे पहाड़ों पर बने वायु मंदिर पहुंचते हैं। एंग अपने बचपन के दोस्तों को पुकारता है, लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। आसपास कोई नहीं होता। यह उसे अपने दोस्तों की कोई चाल लगती है। फिर वह अपने गुरु अगत्से को भी याद करता है। उसे लगता है वह भी उसके दोस्तों के साथ शामिल है। एंग गुरु अगत्से को अपने पिता समान मानता है। वह उसकी देखभाल करते थे। फिर एंग उन्हें मंदिर के अंदर ले जाता है। एक उड़ने वाला लूमर एंग की तरफ उड़ता है। सोका डर जाता है। एंग उसे कहता है, ये हमारे पालतू जानवर है। फिर एंग दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरता है। एंग घबराकर रुक जाता है। कटारा उसके पास जाती है। मानव अवशेष और अस्त व्यस्त मैदान देखकर उसके चेहरे पर डर और सदमे का भाव आ जाता है। फिर एंग एक झोपड़ी को देखता है। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। शवों में से एक पर हार दिखाई देता है। वह हार को पहचानता है जो उसने अपने गुरु अगत्से को दिया था। एंग
उस बर्फ में करीब 100 साल तक फंसा हुआ था। अग्नि राष्ट्र फायर नेशन को पता था कि अवतार एयर नोमैड्स में पैदा होगा, इसलिए 100 साल पहले ही उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सभी एयर नोमैड्स को जान से मार दिया। अतीत की सारी धुंधली तस्वीरें एंग के सामने आ जाती है। अपनों को खो देने के दर्द से एंग की अवतारों वाली पावर जाग जाती है। उसकी आंखों से और शरीर पर बने टैटू से एक तेज रोशनी निकलती है। तेज हवा का एक शक्तिशाली बवंडर उसके चारों तरफ बनता है जो उसे ऊपर उठा लेता है। एंग गहरे ध्यान में चला जाता है। उसके आसपास की दुनिया धुंधली होने लगती है। जब एंग आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है। अचानक धुंध हट जाती है और एक विशालकाय ड्रैगन का सिर उसके सामने आ जाता है। कटारा की आवाज गूंजती है। एंग का ध्यान टूट जाता है। वह आत्मा जगत से लौट आता है और एंग आंखें खोलता है। सोका और कटारा हमेशा एंग के साथ रहने का वचन देते हैं जब तक उसे उनकी जरूरत होगी। मूवी की अगली सीन में राजकुमार ज़ोको खुद को अपने पिता फायर लॉर्ड ओजाई द्वारा अपने ही राष्ट्र से निकाल दिया गया है। अब वह फायर नेशन का दुश्मन है। उसे अपने सम्मान और जन्मसिद्ध अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए अवतार को पकड़ना होगा और उसके पिता ओजाई फायर लॉर्ड अग्नि राष्ट्र के राजा के पास लाना होगा। ओजाई का मानना है कि यह परीक्षण ज़ोको को मजबूत करेगा, जिससे वह सियासन के लिए योग्य बनेगा। ज़ोको गुस्से में हॉल से बाहर निकलता है और अपने जहाज पर वापस आकर अपने परिवार की तस्वीरें, अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन और खुद को देखता है। इससे पहले कि वह 4 फायर बैंडर्स के साथ फायर बैंडिंग का और हाथ से हाथ का मुकाबला करने की प्रशिक्षण शुरू करे, इराहो अपनी चाय पीते हुए ऊपरी डेक से उसे देखता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कटारा, सोखा और मोमो पंखों वाला लूमर मिलकर टेंट लगाते हैं। इस दौरान जंगल में एक छिपे हुए स्थान पर एंग उदास होकर बैठा है। उसका चेहरा चिंतित है। वह मंदिर में देखे गए डरावने दृश्यों और आत्मा जगत में हुए अपने अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहा है। कटारा एंग से बात करते हुए उसे बताती है फायर नेशन ने बहुत कुछ जीत लिया है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक लड़का जंगल से भागता हुआ आता है। फायर नेशन के सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हैं। लड़का एंग, कटारा और सोका के पीछे छिपने दौड़ता है। सोका घबराता है। कटारा लड़के को शांत रहने का इशारा करती है और उसे छिपने कहती है। कटारा और सोका एक युवा अर्थ बैंडर को फायर नेशन के अत्याचार से बचाने के लिए एकजुट होते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, अत्याचार करने वाले कानूनों के खिलाफ खड़े होने का उनका वायदा उन्हें सताने वाले शासन के साथ संघर्ष में डालता है। कटारा ने अग्नि राष्ट्र के सैनिकों के खिलाफ अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया। वह एक वाटर बैंडर है, लेकिन जब उसका हमला उल्टा पड़ता है तो सोका बर्फीले पानी में फंस जाता है। सैनिक सोका, कटारा, एंग और युवा अर्थ बैंडर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उन्हें एक गांव के बाहर जेल कैंप में ले जाया जाता है, एंग गांव और उनके लोगों की खराब स्थिति को देखता है। कैद खाने में दबे कुचले लोग जमीन पर बिखरे पड़े हैं, जो फायर नेशन के अत्याचार और जुल्म को दर्शाते हैं। इस निराशा के बीच युवा अर्थ बैंडर अपने पिता के साथ फिर से मिलकर सांत्वना पाता है, जो विपरीत परिस्थिति के बीच आशा का प्रतीक है। जब एंग पीड़ित अर्थ बैंडर लोगों से मिलता है और गांव में ऐसा कैसे हुआ उनसे पूछता है, गांव के लोग एंग को बताते हैं अग्नि राष्ट्र ने सैनिक भेजे थे, हमने उनसे युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। फिर से उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों के साथ हम पर हमले किए और हम कुछ न कर सके। अब एंग सभी अर्थ बैंडर से भावुकता पूर्वक दरखास्त करता है, उनसे आग्रह करता है कि वे अपनी शक्ति और पृथ्वी से जुड़ी पहचान को पहचाने। भावना और दृढ़ विश्वास के साथ वे अर्थ बैंडर से अपने अत्याचार करने वालों के खिलाफ उठ खड़े होने का और अपनी ताकत वापस पाने की विनती करता है। अब यहाँ पर मूवी की स्टोरी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ पर एंग सभी पृथ्वीवासियों को बताता है कि वही अवतार है और वो सभी को फिर से बचाने आया है। अपने एयर बेंडिंग के टैटू को वो सभी को दिखाता है। फायर नेशन का एक गार्ड एंग को बताता है कि अवतार एक एयर बेंडर होता है, क्या तुम हो? कटारा गुस्से में आकर उस सैनिक को दूर धकेल देती है। जेल का पहरेदार गुस्से में आकर कटारा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एंग अपने एयर बेंडिंग के पावर से उसे दूर धकेल देता है। जेल का मुख्य पहरेदार एंग को ऐसा करता देख दंग रह जाता है। एंग अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है। वह हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहता। मुख्य पहरेदार क्रोध से आग बबूला हो जाता है और सभी को मार देने का आदेश देता है।
सोका इस स्थिति का फायदा उठाता है और अन्य कैदियों को एंग की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थबेंडर लड़का जेल के एक मुख्य सैनिक के पीछे कंकड़ फेंकता है। उस लड़के के पिता अपने एयरबेंडिंग के पावर से बेटे को आग से बचाने के लिए चारों तरफ एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर देते हैं। आग फेंकते सैनिकों को रोकने के लिए सभी अर्थबेंडर्स मिलकर एक साथ बड़ी दीवार बनाते हैं। बाकी सब मिलकर लड़ते हैं। एंग और सोका सैनिकों को हरा देते हैं। गांव के बाहर भी कुछ सैनिक होते हैं जिन्हें एंग संभाल लेता है। जीत के बाद ग्रामीण उत्साह से जेल तोड़कर उस शेड का ताला तोड़ देते हैं जहां पर फायर नेशन के सैनिकों ने गांव के सभी वस्तुओं को जब्त करके रखा था। यह वही शेड होता है जहां पर हथियार और अभ्यास के लिए उपयोग की जाने वाली चीजें रखी होती है। फिर उसके बाद मोमो, जो कि एक उड़ने वाला लूमर होता है और एंग का साथी होता है, उत्सुकतावश शेड के अंदर चला जाता है और वहां रखी गई हुई चीजों को गिरा देता है। गिरी हुई चीजों में से एक वाटर बेंडिंग स्क्रॉल भी होता है जिसे एक ग्रामीण उठाकर कटारा को देता है। कटारा उस स्क्रॉल को देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है क्योंकि इस तरह के स्क्रॉल बहुत ही दुर्लभ होते हैं और उसने इसके बारे में केवल अपनी माँ से कहानियों में ही सुना था। इसके बाद ग्रामीण एंग को गांव के बाहर स्थित अवतार कियोशी की विशाल प्रतिमा के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति एंग को बताता है कि यह वही जगह है जहां 2 जन्म पहले अवतार कियोशी का जन्म हुआ था। उस समय वह एक अर्थबेंडर था। साथ ही वह यह भी बताता है कि अवतार कियोशी को खेलों का बहुत शौक था। यह सुनकर एंग कहता है कि उसे भी खेल बहुत पसंद है। जेल से बाहर निकलने के बाद जंग के मैदान में एंग, सोका और कटारा एक दूसरे से मिलते हैं। उनके चेहरे पर राहत के साथ साथ थकान भी झलकती है। गांव के जलवासी उन्हें घेर लेते हैं और उनकी जेल से रिहाई का जश्न मनाते हैं। एंग इन खुशियों के बीच भी गंभीर दिखाई देता है। सोका गांव के लोगों से बातचीत करता है और उन्हें पता चलता है कि फायर नेशन ने इस क्षेत्र के सभी गांवों पर कब्जा कर लिया है। सोका एंग को बताता है कि फायर नेशन कमजोर गांव और कस्बों को अपना निशाना बनाता है। सोका का मानना है कि उन्हें इन गांव की मदद के लिए निकल जाना चाहिए और फायर नेशन का सामना करना चाहिए। सोका की बातें सुनकर एंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह जानता है कि उसे अवतार के रूप में लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा है। थोड़ा हिम्मत जुटाकर एंग सोका और कटारा को सच बताने का फैसला करता है। एंग अपने दोस्तों को बताता है कि वो अवतार बनने के ट्रेनिंग से भाग गया था। कटारा पूछती है कि वह बाकी तत्वों को क्यों नहीं सीख सका। एंग कहता है कि अवतार को हमेशा एक त्याग करना पड़ता है। इधर सोका हार नहीं मानता और वो कहता है कि वो एंग के लिए सिखाने वाले शिक्षक ढूंढेंगे। एंग कहता है कि उसे पहले वाटर बेंडिंग सीखना है क्योंकि हवा के बाद चक्र में पानी आता है। सोका बताता है कि सबसे शक्तिशाली वाटर बेंडर उत्तरी जल कबीले में रहते हैं, लेकिन वो दुनिया की दूसरी तरफ है। यह सुनकर एंग थोड़ा सा निराश हो जाता है, लेकिन उसके बाद एंग, कटारा, सोका, उनका उड़ने वाला जानवर अप्पा और उनका छोटा सा लूमर मोमो मिलकर उत्तर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में कई गांवों से होकर गुजरते हैं। कुछ गांवों में तो पहले से ही शांति होती है, वही कुछ गांव अब भी फायर नेशन के सैनिकों के कब्जे में होते हैं। उन गांवों में जहां फायर नेशन के सैनिक होते हैं, एंग अपने एयर बेंडिंग के पावर का इस्तेमाल कर उन सैनिकों को हरा देता है और गांव को उनकी पकड़ से मुक्त करा देता है। एक तरह से गांव को आजाद करते हुए ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर फायर नेशन का राजकुमार जोको अपनी असली पहचान को छुपाकर 2 सैनिकों के साथ अर्थबेंडर के यात्रियों के वेश में उन गांव का दौरा करता है जिन्हें एंग ने अभी अभी आजाद कराया है। वे यह पता लगाना चाहते हैं कि एंग क्या कर रहा है और उसके साथ कौन लोग हैं। वे पहले उस गांव में पहुंचते हैं जिसे एंग ने सबसे पहले मुक्त कराया था। वहां गांव के लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ वे उस जेल को भी देखते हैं जहां से एंग ने फायर नेशन के सैनिकों को भगाया था। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एंग की असलियत क्या है और वह अपने आप को अवतार के रूप में क्यों पेश कर रहा है। वाटर बेंडिंग सीखने के लिए एंग को बहुत दिक्कत हो रही है। वे गांव से गांव घूम रहे हैं और सोका को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उधर फायर नेशन के जहाज पर एक सैनिक कप्तान जाओ को कुछ खबर देता है। जाओ गंभीर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जाओ राजधानी में
राजकुमार ओजई से मिलता है। वह उसे एक अच्छी खबर सुनाता है। जाओ ने बड़ी लाइब्रेरी पर हमला कर सदी से खोए हुए कुछ स्क्रॉल को हासिल किया है। ये स्क्रॉल बहुत ही खास है, ऐसा जाओ को लगता है। इनमें समुद्र और चांद की आत्माओं के बारे में लिखा है। अगर वह उन्हें पता चल जाए तो वे लोग उत्तरी नॉर्दर्न वाटर ट्राइब सिटी को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ओजई को पता चलता है कि अर्थ नेशन में एक लड़का अवतार होने का दावा कर रहा है। जाओ जल्द से जल्द उस लड़के को पकड़ने की योजना बनाता है। ओजई जल्दबाजी का कारण पूछता है और उसे पता चलता है कि जोको को भी यही काम दिया गया था, लेकिन वह असफल रहा। लेकिन जाओ और ओजई उन्हें इस बात का डर है, अगर जोको ने उनसे पहले अवतार को पकड़ लिया तो वह फायर नेशन के राज्य का हीरो बन जाएगा और उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। मूवी की अगली सीन में हम जोको को देखते हैं, जो कि अपने चाचा आयरो के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा है। उसने अपने चेहरे को हुड से छिपा रखा है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जोको उन्हें पकड़ने के काफी करीब है। इराओ जोको का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जोको होशियारी से उसका जवाब देता है। जोको एक बच्चे से राजकुमार के बारे में पूछता है। बच्चा बताता है कि राजकुमार जोको ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक जनरल से बदतमीजी की थी। सजा के तौर पर उसे अपने पिता से लड़ना था, लेकिन वह नहीं लड़ा। दुकान से निकलते हुए बच्चा बताता है कि राजकुमार को सबक सिखाने के लिए उसके पिता ने उसे जला दिया। यह सुनकर जोको गुस्से से भर जाता है। फिर वह अपने चाचा से कहता है कि जल्द ही अवतार को पकड़ लेंगे। इस दौरान जंगल के पास झील के किनारे कटारा और एंग वाटर बेंडिंग का अभ्यास कर रहे हैं। पास ही में सोका आग ताप रहा है। एंग परेशान है और वह उत्तरी वायु मंदिर जल्द ही देखना चाहता है। दक्षिणी वायु मंदिर के प्रार्थना स्थल पर उसे एक दृष्टि दिखाई दी थी। उसने एक ड्रैगन आत्मा से बात की, जो उसे लगता है कि उनकी मदद कर सकता है। वो सोचता है कि वो अगर किसी और आध्यात्मिक जगह पर जाता है तो वो वापस आत्मा की दुनिया में जा सकेगा। जंगल के पास झील के किनारे रात हो चुकी है। सोका और कटारा सो रहे हैं, लेकिन एंग अकेला ही वाटर बेंडिंग की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वह पानी के 3 छोटे खंभे खड़े करने में सफल हो जाता है, पर जब वो ध्यान लगाता है तो झील में लहरें उठने लगती है। उसे गुरु अगस्त्य ने दी हुई वाटर बेंडिंग की सीख और पहले देखे हुए हड्डियों के अवशेष याद आते हैं। आंखें खोलते ही वह देखता है कि उसके ध्यान न लगा पाने और पानी पर नियंत्रण खो देने की वजह से पूरे इलाके में पानी फैल चुका है। आसपास की चीजें भी गड़बड़ हो गई है। आखिरकार एंग निराश हो जाता है। हार मानकर एंग मदद के लिए उत्तरी वायु मंदिर जाने का फैसला करता है, पर सोका को चिंता है कि फायर नेशन वाले उसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद एंग उत्तरी वायु मंदिर पहुंच जाता है। अंदर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह मंदिर के अवशेषों को ध्यान से देख रहा होता है। बूढ़ा आदमी चौंक कर एंग की तरफ देखता है। बूढ़ा आदमी इसी आसपास के गांव के रहने वाला है। अक्सर इन मंदिरों के अवशेष वो देखने आया करता है। वह एंग से कहता है, फायर नेशन ने मंदिरों को तबाह कर दिया, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसा बचा था जो बूढ़ा आदमी एंग को बताता है। बूढ़ा आदमी एंग को मूर्तियों के गुप्त कक्ष में ले जाता है। कक्ष के अंदर पहुंचकर एंग हैरान रह जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये सभी अवतार है। ये वही लोग हैं जो एंग की तरह हर साल अलग अलग रूप में दुनिया में वापस आते हैं। और फिर बूढ़ा आदमी एंग से माफी मांगता है। एंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन पर रखी मूर्तियों के पीछे से फायर नेशन के धनुर्धरी बाहर निकल आते हैं। उन्हें देखकर एंग चौंक जाता है। एंग समझ जाता है कि बूढ़े आदमी ने उसे फंसाया है, अब बचना मुश्किल है, इसलिए एंग आत्मसमर्पण कर देता है। कुछ देर बाद एंग को हमें उत्तरी वायु मंदिर के प्रार्थना कक्ष में जंजीरों से बांधा हुआ दिखाया जाता है। आत्मा जगत में एंग फिर से विशाल ड्रैगन आत्मा से मिलता है। ड्रैगन आत्मा उसे भयानक खतरे के बारे में बताता है। फायर नेशन ने ड्रैगन आत्मा के बारे में गुप्त जानकारियां चुरा ली है और वो उनका गलत इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। ड्रैगन आत्मा एंग को नॉर्दर्न वाटर ट्राइब्स जाने के लिए कहता है। अगर फायर नेशन ने उस शहर पर कब्जा कर लेता है तो और भी लोगों को मार डाला जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे एयर नोमैड्स का सफाया किया था। वक्त बर्बाद किए बिना एंग को वहां से जाना ही होगा। एंग को होश आता है और सामने जहाज का कप्तान जहां वो खड़ा होता है, वह उसे कहता है
कि मैंने ही तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। एंग जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीरें उसे बोलने नहीं देती। बाद में जाओ फायर नेशन के किंग को संदेश देता है। उसने अवतार को अपने कैद में रखा है। अब फायर नेशन को अवतार से कोई खतरा नहीं है। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि मंदिर से जुड़ने वाले पुल पर एक भयानक टैंक पुल चढ़ रहा है। मास्कमैन टैंक के नीचे चिपका हुआ है। जाओ सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। युद्ध का बिगुल बजता है। मास्कमैन घुसपैठ करता है। मास्कमैन चुपके से सैनिक को मारता है और प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करता है। वह कमरे की खोज करता है, लेकिन उसे एंग नहीं मिलता। वो रहस्यमय व्यक्ति मंदिर की तरफ जाता है और रास्ते में पहरे पर तैनात सैनिकों को चुपके से निपटा देता है। वो मंदिर के कमरे में घुसता है जहां एंग को जंजीरों से बांधकर रखा गया है। वह शख्स अपनी दोहरी तलवार निकाल लेता है। जैसे ही हमला करने ही वाला होता है, तभी एंग घबरा जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ये रहस्यमय व्यक्ति जंजीरों को काट देता है। एंग जमीन पर गिर जाता है और अपने जंजीरों से बंधे हुए हाथों को उठाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। यह शख्स एंग की जंजीरों को काट कर उन्हें आजाद कर देता है। वो एंग को उसकी लाठी वापस देता है और फिर भागने का इशारा करता है। एंग और रहस्यमय व्यक्ति मंदिर से भाग जाते हैं। इसी दौरान जाओ और उसका सहयोगी भी उसी मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते पर उन्हें पहरे पर तैनात सैनिकों के बेहोश पड़े होने का पता चलता है। जाओ को ये देखकर समझ में आ जाता है कि कोई गड़बड़ है। उसका सहायक सैनिकों को आदेश देता है कि सारे दरवाजे बंद कर दे। फायर नेशन के सोल्जर्स हर तरफ आग की लपटें बिखेर रहे हैं। आग के हमले से बचने के लिए दोनों अलग हो जाते हैं। एंग लड़ते हुए अभ्यास की जगह पहुंच जाता है। एंग हवा के बहाव का फायदा उठाता है और सैनिकों को आसानी से हटा देता है। फिर वह एक छलांग लगाकर चौक से बाहर निकल जाता है और उन खंभों पर दौड़ पड़ता है जिन तक सैनिक पहुंच नहीं पाते। अपने लाठी को ग्लाइडर की तरह इस्तेमाल कर उड़ने के लिए तैयार ही होता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है कि मास्कमैन अकेले ही सैनिकों से लड़ रहा है। दोस्ती के लिए एंग वापस उड़कर उसकी मदद करने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाता है। जाओ अवतार को न मारने का आदेश अपने सैनिकों को देता है। मास्कमैन झट से एंग को पकड़ लेता है। जाओ फिर मुखौटे के पीछे का इंसानी चेहरा देखकर चौंक जाता है। जाओ सैनिकों को आदेश देता है कि दरवाजा खोल दो, उन्हें जाने दो। सैनिक वही रहते हैं और रहस्यमय व्यक्ति मास्कमैन एंग को पुल पार करा लेता है। पुल पार करते वक्त जोको का आदमी अपने तीर से मास्कमैन को गिरा देता है। एंग को पता चलता है कि बेहोश मास्कमैन जोको है। एंग हवा से कोहरा लगाकर भाग जाता है। कोहरा साफ होने के बाद एंग और मास्कमैन कहीं नहीं मिल पाते हैं। एंग अगली सुबह तक जोको की देखभाल करता है, फिर उसे जंगल में बेहोश छोड़कर पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जाओ को फायर नेशन के महल में बुलाया जाता है और वो सियासन कक्ष में हाजिर होता है। मास्कमैन कोई नहीं बल्कि जोको है जिसने अवतार को छुड़ाया। जाओ ओजाई से कहता है। मूवी की अगली सीन में नॉर्दर्न अर्थ किंगडम में आयरो आराम कर रहा है और एक ग्रामीण महिला से अपने पैरों की मालिश करवा रहा है। तभी जोको उसके पास से गुजरता है। आयरो जोको से कहता है जाओ के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। उसके बाद जोको आगे बढ़ता है। जहाज पर सोते हुए जोको को दीवार पर आग के पास फुंकार सुनाई देती है। विस्फोट से पहले ही जोको बाहर कूद पड़ता है। जहाज आग का गोला बन जाता है। अंदर आयरो महिलाओं को बचाने के लिए कूदता है। अगली सीन में अप्पा एंग और अन्य लोगों को ले जाते हुए हम देख पाते हैं, जो कि नॉर्दर्न वाटर ट्रैप की ओर तैर रहा है। इधर जाओ ओजाई को बताता है कि जासूसों से उसने पुष्टि की है कि अवतार नॉर्दर्न वाटर ट्रैप्स की ओर यात्रा कर रहा है और उसे लगता है कि अवतार के पास केवल अर्थ बेंडिंग पावर का ही ज्ञान है। मूवी का अगला सीन नॉर्दर्न वाटर ट्रैप्स के प्रवेश द्वार पर जाता है। सभी राजा के दरबार पहुंच जाते हैं। सोका और राजकुमार युए जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। एंग उन्हें बताता है कि वही एक आखिरी एयरबेंडर वायु अवतार बचा है और उसे प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। वह सभी जानते थे कि खतरा उनके चारों तरफ है, इसलिए उन्होंने आने वाले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। पाकू सोका के साथ मिलकर यू को अपनी रक्षा की रणनीति बताती है कि शहर को किसी भी हमले का सामना करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर ओजाई अपने बेटे की खबर के बारे में जाओ से पूछता है। जाओ कहता है उसके बारे में हमें जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद फायर नेशन ने चुराए हुए ग्रंथ से पता लगाया, चांद और समुद्र की आत्माओं से
वाटर बेंडर्स को शक्ति मिलती है। राजा उजाई खुश है। उसका मानना है कि आत्माओं को खत्म करने से वाटर बेंडर्स कमजोर हो जाएगा और अवतार को हराना आसान होगा। और फिर फायर नेशन का जहाज जल कबीले की तरफ रवाना होता है। इस बीच कटारा और एंग जल परिवर्तन कक्षा में शामिल होते हैं। पक्कू, एक अनुभवी वाटर बेंडर मास्टर, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। पक्कू एंग की क्षमताओं को परखने का फैसला करता है। पक्कू एक तेज गति से एंग को बर्फ की जेल में कैद कर देता है। एंग शांत भाव से पानी को घुमाकर बर्फ को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। उसके बाद फिर से पक्कू एंग की तरफ 3 पानी के गोले फेंकता है। एंग हवा में उन तीनों गोलों को रोक लेता है और फिर से हवा में ही घुला देता है। एंग केवल पक्कू के निर्देशानुसार हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन वह केवल पानी की कुछ बूंदों को ही उठा पाता है और अनजाने में आसपास की नहरों में पानी का स्तर बढ़ा देता है। अपने अविश्वसनीय जल परिवर्तन कौशल पर अब भी नियंत्रण की कमी का एहसास होने पर एंग रुक जाता है। पक्कू और छात्र आश्चर्य से देखते रहते हैं। सीन शिफ्ट होकर फायर नेशन के जहाज के ऊपरी डेक पर जाता है। वहाँ हम इराओ को देखते हैं जो जाओ से मिलने जा रहा है। जाओ इराओ के बेटे के मौत का मजाक उड़ाता है। इराओ गुस्से को दबा लेता है। इस बीच सोका और यूए एक दूसरे को जानने लगते हैं और उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। सोका और यूए एक साथ समय बिताने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती है। यूए समुद्र देखने का सुझाव देती है। वे किले की दीवार पर जाते हैं जहाँ से समुद्र का नजारा दिखता है। यूए कहती है, जब सब ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारे बहन के साउथर्न वाटर ट्रैप जाऊंगी। सोका खुश हो जाता है, लेकिन उसे चिंता भी है कि उसकी दादी यूए से बहुत सारे सवाल करेगी। यूए बताती है कि पैदा होने पर वो बिल्कुल शांत थी। उसके माता पिता ने चांद की आत्मा से प्रार्थना की और उसे पवित्र जल में डुबोया। तब से उसके बाल सफेद हो गए और उसमें जान आ गई। ये सब सुनकर सोका हैरान रह जाता है। यहाँ जहाज पर अंदर के कमरे में आयरो घुसता है और वहाँ जिंदा जोको को देखकर हैरान हो जाता है। वह सभी लोग वाटर बेंडर्स के किले पर है और उन्हें लगता है कि अवतार यही है। आयरो को जाओ ठीक नहीं लगता। यहाँ पर जोको गुस्से में और परेशान है। जब तक वह अवतार को वापस पा नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद आसमान में काली राख का गुब्बार छा जाता है। ये राख दुश्मन के जहाजों से निकल रही है। फायर नेशन ने नॉर्दर्न वाटर ट्रैप्स के किले पर हमला कर दिया है। कटारा और एंग अभ्यास कर ही रहे होते हैं कि अचानक हर तरफ राख फैलने लगती है। वो दोनों ये नजारा देखकर चौंक जाते हैं। सोका दौड़कर आकर उन्हें बताता है कि ये राख फायर नेशन के जहाजों से निकल रही है। वे हमला कर रहे हैं। दुश्मनों के जहाजों का बेड़ा किले के सामने खड़ा है। सबसे बड़े जहाज के पीछे जोको सफेद कपड़ों में छुपा हुआ एक छोटी सी नाव में चढ़ता है। ये वही खास कपड़े हैं जो बर्फ में छिपने में मदद करते हैं। उसका साथ देता है उसका बूढ़ा चाचा आयरो। आयरो जोको को हिदायत देता है कि वो अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को गर्म रख सकता है। जोको जवाब देता है कि उसे सब पता है। आखिरी बार एक दूसरे को देखने के बाद जोको नाव से किले के किनारे निकल जाता है। वहां से वो पानी में छलांग लगा देता है। पानी के नीचे जाकर किले के नीचे एक पतली बर्फ की परत पाता है। वहाँ वो बर्फ को पिघलाता है और सतह के ऊपर आ जाता है। इस तरह से वो किले के भीतर एक खाली कमरे में घुसपैठ करता है। सोका चिंतित होकर एंग को बालकनी वाले कमरे में ले आता है। वहाँ कटारा और यूए पहले से ही खड़ी होकर फायर नेशन के जहाजों को देख रहे होते हैं। एंग ड्रैगन स्पिरिट से बात करने की अपनी जरूरत को व्यक्त करता है। उसका मानना है कि यह उसे फायर नेशन को हराने में मदद कर सकता है। उसके बाद यूए उन्हें खास जगह ले चलती है। ये वो जगह है जिसके आसपास पूरा शहर बना है। छत पर छिपा हुआ जोको उन्हें देखता है और उनका पीछा करता है। सब एक बड़े बर्फीले पहाड़ के किनारे बने दरवाजे से गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक सुंदर तालाब है और पेड़ वाला पवित्र स्थान है। मोमो नाम का छोटा सा प्राणी तालाब में रहने वाली 2 मछलियों को छूने की कोशिश करता है। उसके बाद एंग समझाता है कि एक एयर बैंडिंग टैटू पाने के लिए किसी को भी बिना ध्यान खोए लंबे समय तक ध्यान करना चाहिए। कुछ भिक्षु 4 दिनों तक लगातार ध्यान करने में सक्षम है। जैसे ही एंग पेड़ के पास ध्यान करना शुरू करता है, 2 मछलियां एक साथ एक चक्र में घूमती है और चमकती है। यूए को वापस लौटना पड़ता है। सोका उसे छोड़ने जाता है। कटारा एंग के साथ रहती है ताकि वो बिना किसी रुकावट के ध्यान लगा सके। कटारा एंग से बात करती है
उसमें अपना विश्वास और उसकी वापसी के बारे में अपनी निश्चितता व्यक्त करती है। अचानक आग का गोला गुफा के अंदर आता है और ज़ोको प्रकट होता है। आग की लपटों के साथ वह हमला कर देता है। कटारा चौंक जाती है, लेकिन तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह तालाब के पानी से 2 बड़ी धाराएं बनाकर ज़ोको के हमले को रोक लेती है। ज़ोको फिर से आग का गोला फेंकता है, लेकिन इस बार कटारा एक ही धारा में उसे रोक लेती है। ज़ोको हैरान हो जाता है। उसके कौशल से प्रभावित होकर ज़ोको आश्चर्य के साथ कटारा की वाटर बेंडिंग क्षमताओं को देखता है। कटारा घबरा जाती है। वो ज़ोको के घुमावदार हमले को रोक लेती है, लेकिन दूसरा सीधा हमला उसे पेड़ से टकराता है और वो घायल हो जाती है। उसके बाद मूवी की अगली सीन में बड़े शहर की घंटी बजती है। वाटर बेंडर के लोग जल्दबाजी में पूरे शहर में छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। सैनिक किले की दीवारों पर कतारबंद खड़े हो जाते हैं। उनके सामने फायर नेशन के विशाल जहाजों का बेड़ा हमला करने के लिए तैयार है। पक्कू युद्ध का नारा लगाता है। जवाब में सैनिक हौसला बढ़ाने के लिए अपने भालों को बर्फीले फर्श पर पटकते हैं। उसके बाद ज़ोको कटारा के बेहोश शरीर को पेड़ के बगल में रखता है और उसकी हालत की जांच करता है। फिर वह अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहता है कि मुझे उसके बिना घर जाने की अनुमति नहीं है। इस बीच इरोह जाओ के जहाज पर युद्ध कक्ष में प्रवेश करता है। इरोह का मानना है कि वाटर बेंडर्स चंद्रमा से शक्ति प्राप्त करते हैं, जो दिन के बढ़ने के साथ उन्हें मजबूत बनाएगा। जाओ फिर इराओ को एक रहस्य बताते हुए कहता है कि ग्रेट लाइब्रेरी पर छापे के दौरान उसे महासागर और चंद्रमा आत्माओं के स्थान का विवरण देने वाला स्क्रॉल मिला। इराओ ने श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि एक आत्मा से मिलना एक बड़ा सम्मान होगा। जाओ ने जवाब दिया कि वह इराओ को वह सम्मान देने की उम्मीद करता है। इस बीच नॉर्दर्न वाटर ट्रैप्स के गढ़ पर फायर बैंडर्स का आक्रमण पूरे जोरों पर है। कोमोडो रैनो पर सवार फायर बैंडर्स जहाजों से उतर रहे हैं और बर्फीले किले की दीवारों पर चढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे शहर पर बमबारी करने के लिए जहाजों से फेंके गए उग्र धातु के गोले का उपयोग वे करते हैं। उसके बाद शहर के अंदर कई जगहों पर बर्फ टूटती है और फायर नेशन के सोल्जर्स समुद्र से निकलकर हमला करते हैं। मूवी की अगली सीन में सुका युए के साथ वापस गुफा में आता है। वह वो पेड़ के पास कटारा को बेहोश पड़ा पाता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है और यहाँ दूसरी ओर ज़ोको बेहोश एंग को किले के एक कमरे में ले जाता है। एंग ध्यान में है और उसे रस्सियों से बांधा हुआ है। ज़ोको खिड़की से युद्ध को देखता है और रात में भागने की योजना बनाता है। उसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। एंग को कुछ रोशनी दिखाई देती है। वह उसके पीछे जाता है और एक गुफा में पहुंच जाता है। वहां उसे एक विशाल ड्रैगन आत्मा दिखाई देता है। एंग ड्रैगन आत्मा से पूछता है कि अग्नि राष्ट्र को कैसे हराना है, लेकिन ड्रैगन आत्मा कुछ नहीं कहता और गुफा से बाहर निकल जाता है। एंग निराश हो जाता है। तभी ड्रैगन आत्मा वापस मुड़ता है और उसे कहता है, गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ और पानी की ताकत दिखाओ। ड्रैगन आत्मा के ये शब्द एंग को समझा देते हैं कि उसे शांत होकर वाटर बेंडिंग पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रैगन आत्मा आकाश में उड़ जाता है और एंग ध्यान से बाहर आने पर खुद को बंधे हुए पाता है। ज़ुको अपने आप से बातें कर रहा होता है। ज़ुको की बातें सुनकर एंग को हैरानी हो जाती है। उसे पता चलता है कि ज़ुको भी अपने हालात से परेशान है। उसके पिता उससे खुश नहीं है और उसकी तुलना उसकी बहन के साथ की जाती है। शायद ज़ुको उग्र होकर फायर नेशन की सेना में शामिल हुआ है, लेकिन वो वाकई में बुरा इंसान नहीं लगता। एंग भागता है। वो कमरे से निकलने की कोशिश करता है। ज़ुको उसका पीछा करता है। ज़ुको रास्ते में आने वाले हर एक मुश्किलों को हटाने के लिए अपनी फायर बेंडिंग के पावर का इस्तेमाल करता है। इधर दूसरी तरफ फायर नेशन के सोल्जर्स अपने जहाजों से दीवार पर बहुत बड़े आग का हमला करते हैं। दीवार में छेद हो जाता है और दुश्मन सैनिक शहरों में घुस जाते हैं। वाटर बेंडर्स के गुरु पक्कू अपने वाटर बेंडिंग के पावर से उनका रास्ता रोकते हैं। जहाज पर आयरो फायर नेशन के सेनापति को सलाह देता है कि वो अपने सोल्जर्स को वापस बुला ले, क्योंकि रात को चांद की शक्तियां बढ़ने वाली है और तब सोल्जर्स फंस जाएंगे। फायर नेशन का सेनापति कहता है कि उसे चांद की शक्तियों की परवाह नहीं। उसने और फायर नेशन के राजा ने मिलकर चांद की आत्मा को खत्म करने का फैसला किया है। यह सुनकर आयरो को बहुत बुरा लगता है। इधर किले के अंदर ज़ुको एंग को ढूंढ रहा है। एंग अपने एयर बेंडिंग के पावर का इस्तेमाल करके ज़ोको को रोकता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। दोनों में लड़ाइयां हो जाती है। इधर शहर में भी युद्ध चल रहा है। कटारा सोका और युए के साथ वापस लौटती है। अचानक कटारा खिड़की से कमरे के अंदर आग की रोशनी देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि एंग कहाँ है। वो कमरे में घुसती है और अपने वाटर बेंडिंग के पावर का इस्तेमाल करके
जुको को बर्फ में जमा देती है। एंग खुश हो जाता है, कटारा ने उसे सही समय पर बचा लिया। उसे पता चल गया है कि फायर नेशन को कैसे हराना है। उसके बाद कटारा, सोका और यूए जानते हैं अब उन्हें वहां से भागना होगा। जाने से पहले एंग अच्छा काम करता है, वो बर्फ को पिघलाकर जुको को आजाद कर देता है। उसके बाद वह एक और नए खतरे का सामना करते हैं। जनरल जाओ और आयरो किले में घुसपैठ कर लेते हैं। उनके पास एक खास निशानी है, वे चांद की आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। एंग को पता चल गया है कि दुश्मनों को कैसे हराना है, इसलिए वो लड़ाई में शामिल होता है और कटारा, सोका और यूए उसका साथ देते हैं। एंग लड़ाई से पहले जुको को बचा लेता है। जनरल जाओ और आयरो एक पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं। वहाँ शायद वो कोई गलत काम करने वाले हैं, वही जगह जहाँ पर एंग ने ध्यान लगाया था। जनरल जाओ के पास एक स्क्रॉल है जो उसे वहाँ ले आया है। जनरल जाओ कहता है इन आत्माओं को कई नामों से जाना जाता है, इन और यांग, अच्छा और बुरा। फिर जनरल जाओ आयरो को रहस्यमय समुद्र और चांद की आत्माओं से मिलवाता है। वो तालाब से एक सफेद मछली को पकड़कर अपने थैली में रख लेता है। जनरल जाओ आगे कहता है कि ये आत्माएं खुद को कमजोर बना लेती है, इतनी प्यारी सी चीजों का रूप धारण करके। आयरो जवाब देता है इंसानों को दया और नम्रता सिखाने के लिए। रात हो गई है। नॉर्दर्न वाटर ट्राइब्स जीत के करीब थे, लेकिन जनरल जाओ आत्माओं की दुनिया में घुसकर चांद की आत्मा को खत्म करना चाहता है। जनरल जाओ आत्मा के रूप में मौजूद सफेद मछली को मारने की कोशिश करता है। आयरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। जनरल जाओ कहता है कि हम बहुत ताकतवर है, हमें किसी आत्मा से डर नहीं लगता। जनरल जाओ मछली को मार डालता है। उसी समय यूए जमीन पर गिर जाती है, मानो वही घायल हो चुकी हो। एंग को भी अचानक सिर में दर्द होने लगता है। चांद का रंग धीरे धीरे लाल हो जाता है। आसमान और पूरा शहर एक भयानक लाल रोशनी में तब्दील हो जाता है। चांद की शक्ति खत्म होने से वाटर ट्राइब के लोगों की वाटर बेंडिंग चलाने की पावर कमजोर हो जाती है, लेकिन एंग ने आत्मा जगत से सीखा है कि उसे वाटर बेंडिंग पावर पर ही निर्भर नहीं रहना है। वो एयर बेंडिंग के पावर का इस्तेमाल करके फायर पैदा कर लेता है। ये देखकर जनरल जाओ घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब इधर चांद की आत्मा खत्म हो गई है। अब रात में वाटर ट्राइब लोगों की पावर कमजोर हो जाती है। दुश्मन जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन आयरो कहता है कि उम्मीद बाकी है। यूए अपनी जान देकर चांद की आत्मा को वापस ला सकती है। यूए कहती है कि शायद ही यही उसका जन्म लेने का कारण था कि वह चांद की आत्मा को बचा सके। यूए अपनी जान देकर चांद की आत्मा को वापस लाने का फैसला कर लेती है। सोका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूए कहती है कि ये उसका कर्तव्य है। वो फायर नेशन को दिखाना चाहती है कि वाटर ट्राइब्स अपने विश्वासों पर दृढ़ है। यूए डरी हुई है, लेकिन ये बलिदान देना चाहती है। यूए सोका को चूमकर तालाब में कूद जाती है। चांद की आत्मा को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देती है। चांद फिर से चमकने लगता है और युद्ध रुक जाता है। आयरो बेजान यूए को बाहर निकालता है। सोका रोता है। जाओ हार मान लेता है। तभी जुको धुंध से निकल कर आता है। जुको अब भी गुस्से में है। वो जनरल को सबक सिखाना चाहता है। आयरो आकर जुको को रोकता है। वो कहता है बहुत सारे दुश्मन सैनिक हैं, वो तुम्हें अवतार को पकड़ने नहीं देंगे, हमें यहाँ से भागना चाहिए। आयरो सही कहता है, गुस्से में रहने का कोई फायदा नहीं। जुको मान जाता है और वो आयरो के साथ भाग जाता है। जनरल जाओ अकेला रह जाता है। गुस्से में अपने फायर बेंडिंग पावर से वो आग का गोला फेंकता है। वाटर बेंडर वॉरियर्स उसे पानी के गोले में कैद कर लेते हैं और वह मर जाता है। एंग वापस लड़ाई में शामिल हो जाता है और अपने वाटर बेंडिंग पावर से दुश्मन सैनिकों को रोकने लगता है। चांद की रोशनी से सभी वाटर बेंडर्स युद्ध में मजबूत हो जाते हैं। एंग ने अपने गुरु की बात मानी। उसने बड़ी लहरें बनाकर दुश्मनों को डरा दिया। फायर बेंडर्स हार मानकर भाग जाते हैं और वाटर ट्राइब्स की जीत हो जाती है। शहर के लोग एंग का जय जयकार करते हैं। कटारा और सोका उसे गले लगाकर बधाइयां देते हैं। पूरा नॉर्दर्न वाटर ट्राइब्स एंग का इंतजार कर रहा था। वो सबके सामने झुक जाता है, यहाँ तक कि बाकी बचे हुए फायर बैंडर्स भी एंग की शक्ति और दया को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। कटारा कहती है वो सब तुम्हें अपना अवतार मानते हैं। एंग हम भी मानते हैं। अंत में एंग अपने अवतार होने के दायित्व को स्वीकार लेता है और उन सबके सामने झुक जाता है। ये जीत और आत्म स्वीकृति का क्षण
मूवी के आखिरी में हमें देखने मिलता है। उसके बाद मूवी की अगली सीन में फायर नेशन के किंग ओजाई और उसकी बेटी अंजुला को हम देख पाते हैं। युद्ध में मिली हुई हार, जनरल जाओ के मौत का सदमा, आयरो जो कि उसका भाई था, उसने की जाने वाली गद्दारी और नाकाम बेटा जुको, इन सब के बदले की आग में ओजाई अपनी बेटी अंजुला से कहता है 3 सालों बाद सोमिन की धूमकेतु वापस आने वाली है। उस समय सभी फायर बैंडर्स को बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी। उस दिन हम युद्ध जीत लेंगे और पूरी दुनिया को फायर नेशन की पावर दिखा देंगे। लेकिन उस दिन से पहले तुम्हें अवतार को रोकना है। वह पृथ्वी और अग्नि तत्व सीखने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसे रोकना होगा और हमें युद्ध जीतने का समय देना होगा। क्या तुम इस महत्वपूर्ण काम के लिए तैयार हो? और इस तरह से मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप सो मूवी की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अब इस चैनल पर बहुत सारी मूवीज मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।